नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। ये काफ़ी वीडियो आप सभी लोगों को लंबे समय के बाद मिल रहा है और क्योंकि काफ़ी कुछ हम कार्य की वजह से व्यस्तता थी, तो उसके वजह से हम आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाएँ। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सभी लोगों से। अब जो है वीडियो आप सभी लोगों को निरंतर मिलेंगी और आज की जो वीडियो वो है हमारी भारतीय भूगोल से संबंधित है और भारत की भूगोल से संबंधित मतलब भारत की अवस्थिति और विस्तार का इसमें हम अध्ययन करेंगे। ये आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आर ओ की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी यूपी लेखपाल को हो, टेट या सीटेट हो या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ से भारतीय भूगोल का पोर्शन जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से ये जो है आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से जीएस का पोर्शन तो ज़रूर आता है और जहाँ से जीएस का पोर्शन आता है वहाँ से आपके भारतीय भूगोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। क्योंकि भारतीय भूगोल से मोस्टली देखा जाता है, क्योंकि भारतीय भूगोल एक ऐसा विषय होता है जहाँ से पर्यावरण से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और साथ में भारतीय भूगोल से ही पूछे जाते हैं। तो इसमें हम भारतीय भूगोल को देखेंगे और भारतीय भूगोल में पहला जो चैप्टर हमारा है वो भारत की अवस्थिति और विस्तार है, उसको हम देखेंगे। तो आइए भारत की अवस्थिति और विस्तार को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत की अवस्थिति और विस्तार को शुरू करने से पहले थोड़ा हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तरफ चलते हैं, जहाँ से हम भारत की अवस्थिति और विस्तार को और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये आप पृथ्वी जो देख रहे हैं यहाँ से, ये पृथ्वी हमारी कैसी है, तो पृथ्वी हमारी गोल है। पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाली एक रेखा है, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है। एक को बोलते हैं यानी उत्तर अर्थात नॉर्थ और एक को बोल देते हैं साउथ। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। और यहीं से एक हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि पृथ्वी को क्या कर देती है, यानी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। यहाँ से ये समझिएगा प्रश्न। अब यहाँ से देखिए, यानी ग्लोब, ये हमारा जो ग्लोब है यानी पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्लोब के समान होती है और इसको हम देखते हैं यहाँ से। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और बहुत सी अक्षांश रेखाएं भी खींची गई हैं। यहाँ से आप देखते हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं जो कि एक बिंदु से मिलती हैं और दूसरे बिंदु पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहाँ से हमारी देशांतर रेखाएं हैं और यहीं से एक रेखा हमारी जाती है, ये 23.5 डिग्री पर स्थित है, इसके नाम है कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा भी भारत कर्क रेखा, ठीक है। अब यहीं पे हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है, भारत ये हमारा स्थित है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है। तो भारत हमारा यहाँ पर ये स्थित है, भारत ये यहाँ पर स्थित है। तो भारत यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को क्या कर रही है, पूरब और पश्चिम दिशा में विभाजित कर रही है। और यहाँ से विषुवत रेखा से हम थोड़ा देखते हैं जहाँ से उत्तर और दक्षिण दिशा में पृथ्वी को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम इस लोकेशन की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत की हमारे यानी भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, ग्लोब पर भारत हमारा कहाँ स्थित है। तो ग्लोब पर भारत आप देखे होंगे, यानी ये डायरेक्शन दिखाई जाती है, ये वाली। तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाता है पश्चिम। तो यानी यहाँ पर ये बीच वाली डायरेक्शन है, देख लिए। यहाँ पर भी देखिए भारत वाला ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाया जा रहा है, ये इस तरीके से। तो यानी भारत जो है उत्तर और पूर्व की तरफ यानी स्थित है। तो भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत उत्तर और पूर्व की तरफ क्या है, स्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा, भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तर और पूर्व में दिशा में स्थित है। यहाँ से तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत जब आप देखिए यहाँ से, भारत जब पूर्व और उत्तर दिशा में स्थित है तो यानी भारत से कुछ देशांतर रेखाएं यहाँ से भी जाती हैं, भारत से कुछ देशांतर रेखाएं यहाँ से भी होकर के गुजरती हैं। इसी तरीके से भारत से कुछ अक्षांश रेखाएं भी जाती हैं, यानी ये वाली अक्षांश रेखाएं और ये वाली अक्षांश रेखाएं जाती हैं। अब यहाँ से इसको हम समझेंगे कि भारत के कौन से सबसे पश्चिम से होकर के देशांतर रेखा जाती है, कौन से पूर्व से होकर के देशांतर रेखा जाती है। अब आइए इसको हम बेहतर तरीके से एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, भारत का चित्र बनाते हैं, वहाँ से आप समझिएगा। देखिए, ये जो भारत का अपना चित्र है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिए, ये अपना भारत का है। और भारत के ये यहाँ से जो पश्चिम की दिशा से जो रेखा जाती है, ये हमारी देशांतर रेखा कौन सी है, तो ये हमारी देशांतर रेखा कौन सी है, ये 68.7 यानी यहाँ पर पॉइंट है 68.7। और भारत के जो पूर्व से होकर के एक देशांतर रेखा जाती है जो यहाँ से सीमा बनाती है, ये है 97.7
97.25 देशांतर रेखा ये जाती है। तो यानी भारत का अगर देशांतरी विस्तार अगर पूछा जाए तो 68.7 से लेकर के 97.25 तक है। लेकिन इसी तरीके से ठीक इसी प्रकार भारत की एक अक्षांश रेखा भी जाती है जो भारत के दक्षिण में से होकर के टच होकर के इसी तरीके से जाती है, ये 8.4 है। और ऊपर से जो देशांतर रेखा जाती है ये यहाँ से इस तरीके से टच करते जाती है, ये 37.6 है, ये 37.6। तो भारत का हम इस तरीके से देखें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए, अक्षांश रेखाएं जो हैं लेटी हुई हैं और देशांतर रेखाएं खड़ी हुई हैं। तो भारत का देशांतरी विस्तार 8.4 से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाता है, 37.6 तक जाता है। और भारत का अगर हम इसी तरीके से भारत का अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है नेक्स्ट अगला हम समझते हैं। देखिए यहाँ से भारत का उपमहाद्वीप, यानी यहाँ से हम देखते हैं कि भारत जो है उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में जो है अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखिए जो भारत है हमारा, ये भारत है, देखिए इसके पूर्व में जो है, देखिए इधर ये जो पूर्व में पूर्व में इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर पश्चिम में जो है क्या है, ये इधर अरब सागर है, क्या है, अरब सागर है, इधर ध्यान रखिएगा। और नीचे दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे क्या है, हिंद महासागर है और पश्चिम में जो है क्या है, अरब सागर है। दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है भारत के, इसलिए जो है इसको भारत का कहा जाता है। अगला हम यहाँ से देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। जो कि भारत का जो क्षेत्रफल है जो कि पूरे विश्व का कितना है, तो पूरे विश्व का जो है अभी आगे उनको हम बताते हैं कि पूरे विश्व का कितना है लगभग। अगला हम यहाँ से देखते हैं, देखिए भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश कौन सा है, रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, पांचवा ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और सातवें कौन से नंबर पे है, तो सातवें नंबर पे कौन सा है, भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो अपना प्यारा भारत है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो जो है कि भारत है, और यानी चीन है। और दूसरा सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। यानी ये वाली, यानी उत्तर से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक कितनी है, तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितनी इसकी है, तो 3214 किलोमीटर है, ये भी इसके ध्यान रखिएगा। और यानी पूर्व से पश्चिम की इधर अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर हम पूछे तो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर इसकी जो है क्या है, यानी लंबाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। अगला हम यहाँ से समझते हैं। देखिए ये यहाँ से हम देख लिए हैं कि भारत की जो है यानी उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक जो है कितनी 2933 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में 68.7 से देशांतर रेखा से 97.25 देशांतर रेखा के मध्य जो है 30 देशांतर रेखाओं का क्या है, विस्तार है। ये पॉइंट हम बताना भूल गए थे, कितने देशांतर रेखाओं का विस्तार है, 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी कुल जो है 360 देशांतर रेखाएँ तय करती है। पृथ्वी को 360 देशांतर रेखाएँ घूमने में 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे अर्थात यानी 1440 मिनट का समय लगता है। अब अगला हम यहाँ से देखते हैं 1440 मिनट जब लगता है यहाँ से, तो यानी पृथ्वी को 4 मिनट में अर्थात यानी 4 मिनट में एक देशांतर रेखा को पार करने में समय लगता है। कैसे? क्योंकि देखिए पृथ्वी को 1440 जो है मिनट है और इसको हम कितने 24 से अगर भाग देंगे तो इसमें से देखेंगे 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 12 दो 6 चौक 24 यानी 240 और 6 चौक 24 यानी अर्थात यानी देखो कितना मिनट लगता है, यानी एक नहीं यहाँ से देखिए नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ से फैक्ट हो जाएगा 1440 मिनट कितने घंटे में, 24 मिनट में। तो एक देशांतर रेखा कितने घंटे में घूमती है, 1440 देशांतर रेखाएं 1440 मिनट का समय लगता है और कितने घंटे में, 24 घंटे में। कितनी देशांतर रेखाएं घूमती, 360 देशांतर रेखाएं। तो 0 से 0 काट देंगे, 6 छांक 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 और 2 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 6 चौक 24 है ना, और 6 चौक 24 अर्थात देखिए 4 मिनट निकल कर आ गया है ना। यानी 360 डिग्री देशांतर रेखाएं 1440 मिनट में घूमने में कितना समय लग जाता है, 4। अर्थात यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हम यहाँ से समझते हैं। देखिए
4 मिनट को एक देशांतर घूमने में पार करने में लगता है तथा इसीलिए भारत के पश्चिमी छोर को 68.7 से पूर्वी देशांतर में 97.25 पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को कितना टोटल लगता है? 120 मिनट लगता है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य जो है 2 घंटे का समय का क्या है? अंतर पाया जाता है। विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को जो है क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा जो है मान लिया जाता है। अतः वहाँ से जो समय होगा वहीं उसे ही पूरे विश्व का जो है मानक समय स्वीकार कर लिया गया है। भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय यानी IST के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर अर्थात स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में जो है क्या करता है? कार्य करता है। इससे जो है निर्धारण मानक जो है स्टैंडर्ड जो IST का स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी जो 82.5 डिग्री रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर के रेखा जो जाती है ये वाली, इसका क्या नाम देते हैं? ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन। अगला हम यहाँ से समझते हैं। देखिए यहाँ से देखिए भारत का जो समय मानक समय जो है वो कहाँ से स्वीकार किया गया है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से जो है समय को स्वीकार किया गया है। जो समय वहीं पर दिखाया जाएगा वहीं से पूरे भारत का जो है मानक समय स्वीकार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के जो है गुजरती है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटा 30 मिनट का समय जो है अंतराल है। चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसीलिए भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अर्थात यानी भारत में 5:30 बज रहे होंगे तो लंदन में समय कितना हो रहा होगा? 12 बज रहा होगा। भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के ये जो 82.5 डिग्री यहाँ पर ये जो 82.5 डिग्री आप देशांतर रेखा को देख रहे हैं ये कितने भारत के राज्यों से होकर के गुजरती है? तो यानी यहाँ से देखिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश और MP मतलब मध्य प्रदेश और यहाँ से CH यानी छत्तीसगढ़ और अगला यहाँ से हो जाता है OD यानी उड़ीसा, यहाँ से उड़ीसा हो जाता है और AND यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, AND यानी ये 4 के 5 राज्यों से होकर के जो है गुजरती है। 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है इन्हीं 5 राज्यों से होकर के जो है गुजरती है। नेक्स्ट अगला हम यहाँ से देखेंगे 23.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के जो है गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को प्रायः 2 कटिबंधीय दक्षिण में और उष्ण कटिबंधीय एवं उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजित करती है। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य जो है कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर के गुजरती है और भारत में कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान में जो है पाई जाती है। यानी जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा देखिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर के जो गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा की जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अर्थात न्यूनतम किस देश में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। यानी सबसे कम जो है कहाँ पर? तो राजस्थान को मार टच करते हुए मार चलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जो है गुजरती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की क्रम इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले गुजरात से ले चलते हैं। तो गुजरात में यानी कर्क रेखा गुजरात से होकर के गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के जो है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा 8.5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ से अगला हम देखते हैं और कि भारत की जो तटीय सीमा की जो कुल लंबाई कितनी है? तटीय सीमा अर्थात यानी भारत की ये वाली तटीय सीमा देखिए ये यहाँ से लेकर देखिए गुजरात से यहाँ से जो है कच्छ यानी रन बनता है, यहाँ से लेकर के ये इतनी जो तट रेखा ये है तो ये कितने किलोमीटर है? ये 6100 किलोमीटर ये जो है पाई जाती है। कितनी? यानी 6100 किलोमीटर जो है पाई जाती है। किंतु मुख्य भूमि
तथा द्वीपों समेत इसकी लंबाई अगर जोड़ दी जाए, तो यानी द्वीपों समेत, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, अगर इनको हम ऐसे इस तरीके से जोड़ दें, यहाँ से सब पूरे द्वीपों समेत अगर मिला दें, तो 7,516 किलोमीटर जो है इसकी क्या पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है। भी ध्यान रखिएगा, यानी द्वीपों समेत इसकी जो है तटीय भारत की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर। और यदि भारत की स्थल एरिया की अगर बात की जाए, यानी स्थल एरिया का मतलब होता है ये वाला एरिया। अब ये वाला स्थल एरिया यानी यहाँ से जो है पाकिस्तान से होकर के ये यहाँ से बनता है, ये सब स्थल एरिया हमारा है। और ये यानी स्थल तो ये वाला स्थल एरिया जो है ये कहाँ से, ये इसकी कितनी है, तो इसकी 15,200 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, लंबाई है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी कितनी 15,200 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है अगला, देखिए भारत के 9 राज्य जिनमें से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा शामिल हैं, और 5 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश इसमें जो है शामिल हैं। नेक्स्ट है अगला, देखिए लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप देश की जो है सीमाएं समुद्री तट रेखा से क्या हुई हैं, लगी हुई हैं। ये सारी जो है समुद्री तट रेखा से क्या हुई, लगी हुई हैं। अगला हम यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य सक्रिय खाड़ियाँ यानी क्रिक और चैनल जो हैं क्या हैं, विद्यमान हैं। गुजरात के दक्षिण में स्थित सकरे समुद्र को जो है खंभात की खाड़ी तथा गुजरात के पश्चिम में स्थित सकरे समुद्र को जो है कच्छ की खाड़ी तथा भारत व श्रीलंका के मध्य जो है स्थित सकरे समुद्र को जो है मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। दो द्वीपों के मध्य सकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। जो 2 द्वीप होते हैं उनके मध्य जो सकरे चैनल को क्या कहा जाता है, यानी चैनल कहा जाता है। 2 द्वीप, यदि मान लो एक द्वीप ये है और एक द्वीप ये है, इनके बीच की ये जो दूरी है इसको क्या कहा जाता है, इसको चैनल कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम उनके अक्षांश रेखाओं के नाम पर जो है किए गए हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक मिनट यहाँ से हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से कोई देशांतर रेखा जा रही है, अक्षांश रेखा जा रही है, ये इस तरीके से मान लो ये 8 डिग्री अक्षांश है, ये 9 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। अगर इस पर कोई स्थित है अगर इस पर मान लो इस पर द्वीप को स्थित है, इस पर कोई द्वीप स्थित है, इस पर कोई द्वीप स्थित है, तो इन जो अक्षांश रेखा जो गई है, ये अक्षांश रेखाओं के नाम पर हम द्वीपों के नाम क्या रख दिए हैं। तो इसी वही पे लिखा हुआ है कि यानी देखिए यहाँ पर 2 द्वीपों के मध्य सकरे चैनल को कहते हैं, और भारत के आसपास चैनलों के अक्षांश यानी चैनल के जो नाम हैं उनके अक्षांश रेखाओं पर नाम जो किया गया है। उदाहरण के लिए मालदीव तथा मिनिकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल है, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, यानी यहाँ पर मिनिकॉय है और यहाँ पर मालदीव, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल डिग्री है, 8 डिग्री चैनल है। इसके उत्तर में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य जो है कौन सा है, तो यानी यहाँ पर मिनिकॉय है और यहाँ पर लक्षद्वीप है, इनके बीच में कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है। तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है, यानी यहाँ पर लिटिल अंडमान और यहाँ पर कार निकोबार, तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ से हम देखते हैं, देखिए जो है यहाँ से फैक्ट चलते हैं। देखिए भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। और आंध्र प्रदेश दूसरा देखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है, गुजरात है। दूसरा सबसे तट रेखा वाला कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और तीसरा कौन सा है, तमिलनाडु है। एवं क्रमशः तथा दूसरी एवं तीसरी सबसे लंबी तट रेखा वाले क्या हैं, ये राज्य हैं। भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। प्रायद्वीपी यानी भारतीय प्रायद्वीपी का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो कन्याकुमारी है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ये पाया कहाँ जाता है, यानी कन्याकुमारी में स्थित है ये। नेक्स्ट अगला हम यहाँ से देखते हैं, ये अपना चित्र बनाया गया है, भारत की अवस्थिति और विस्तार इसमें यहाँ से दिखाया गया है। यहाँ से खाड़िया, चैनल, समुद्र जो है सब कुछ दिखाया गया है आपको। अगला हम देखते हैं यहाँ से, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना था। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना था, लेकिन भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, यानी पश्चिम में जो गुजरात में स्थित है, उसे गुहार माता के नाम से जाना जाता है। और जबकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमाएं जो हैं 7 देशों उत्तर में चीन तथा नेपाल, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान और तथा अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल
बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर और पूर्व में भूटान से जो है मिलती हैं। ये इतनी जो है भारत अगर पूछा जाए कि भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो भारत 7 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, ये इतने 7 देश हैं। नेक्स्ट अगला हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ जो है भारत की प्राकृतिक सीमाएं तय की गई हैं। देखिए, भारत और जो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश है, तो भारत की जो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के छोड़कर, क्योंकि इनके साथ जो सीमाएं बनाई गई हैं वो मानव द्वारा जो है निर्मित बनाई गई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, बाकी अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान या म्यांमार के साथ जो है सीमाएं रेखाएं जो हैं वो प्राकृतिक रेखाएं हैं। अगला है, नोट डाल के यहाँ पर एक बात लिखी गई है। देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से क्या हुआ, अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे नाम दिया गया था लद्दाख। लद्दाख 2 राज्यों में बनाया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, जिसकी सीमाएं चीन, अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। अगला यहाँ से अगला पॉइंट हम देखते हैं कि भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ उनकी सीमाएँ रेखाएँ हैं, तो उनके हम थोड़ा नाम देख लेते हैं। यहाँ से नाम ये देख लेते हैं कि देखिए, यहाँ से नाम इनके इस तरीके से हैं। यहाँ से बताया गया है कि यानी डूरंड रेखा जो है, वो डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच में जो है रेखा बनाती है, तो डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य जो है स्थित रेखा है। यानी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जैसे मान लो ये अपना भारत है, ये यहाँ पर अपना भारत है, ये यहाँ पे मान लेते हैं भारत है, लेकिन भारत के इधर जो है पाकिस्तान है और पाकिस्तान के इधर कौन सा है, अफ़गानिस्तान है, ये इधर अफ़गानिस्तान है। तो अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य स्थित कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है। आज़ादी से पूर्व पहले जो है माना जाता था, लेकिन वो आज़ादी से पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता था। अगला है, देखिए, मैकमोहन रेखा चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो रेखा बनाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश, ये वाली अरुणाचल प्रदेश और इधर चाइना है, तो अरुणाचल प्रदेश जो चीन के साथ जो सीमा बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो उसे जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौता के दौरान जो है किया था। अच्छा, यहाँ पर पूछ लिया था कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1966 में जो है शिमला समझौता किया गया। किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है किया गया है। नेक्स्ट अगला यहाँ से हम देख लेते हैं कि अगला यहाँ से हम देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा तथा उत्तर दक्षिण की ओर जो है इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान के जो मध्य जो किया था। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ये जो है किससे सीमा जो बनाते हैं, तो भारत और पाकिस्तान से, यानी भारत के इतने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से क्या करते हैं, राज्य बनाते हैं। अगला है चीन से कौन कौन से, तो लद्दाख हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये जो है इतने राज्य सीमा बनाते हैं। अगला हम म्यांमार से देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये जो है म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट अगला हम यहाँ से देखते हैं बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से मिजोरम हो जाता है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है तथा पश्चिम बंगाल है। ये इतने राज्य जो हैं किससे सीमा बनाते हैं, ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता है और पश्चिम बंगाल हो जाता है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं भूटान। भूटान से सिक्किम है तथा पश्चिम बंगाल है और असम है और अरुणाचल प्रदेश है। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान से सीमा क्या करते हैं, बनाते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य, यानी जो है देखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो, यानी भारत के ऐसे 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से क्या हुए, घिरे हुए हैं। जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम देखो नेपाल, चीन और भूटान से क्या हुआ, घिरा हुआ है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से क्या हुआ, घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल इसी तरीके से 3 देशों से घिरा हुआ है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। लद्दाख भी इसी तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो है क्या हुआ है, घिरा हुआ है और साथ साथ में चीन से भी जो है क्या घिरा हुआ है लद्दाख। तो भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से क्या हुआ है, घिरे हुए हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं अफगानिस्तान।
अफ़गानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जो है जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख को स्पर्श करती है, ये दिखाता है। नेक्स्ट अगला हम यहाँ से देखते हैं, वर्तमान में जो है कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर 8 कर लीजिएगा। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करते थे, बाद में अब जो है कितने हो गए हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ पर भी जो है सही कर लीजिएगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है, जिसमें से जम्मू कश्मीर को दिल्ली के समान ही विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का जो है दर्जा दे दिया गया है। और एक नया केंद्र शासित राज्य जो है लद्दाख जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक नया राज्य जो है बनाया गया है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से पूरी तरीके से जो है अस्तित्व में आ गए थे, और इस प्रकार जो है भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं बन गए हैं। नेक्स्ट है अगला हम यहाँ से देखेंगे, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। राज्य के गठन से पूर्व जो है आंध्र प्रदेश पहले हुआ था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का जब विभाजन हो गया तो उसके बाद में फिर चौथा सबसे बड़ा क्या बन गया है, उत्तर प्रदेश जो है राज्य बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है छोटा राज्य कौन सा है, वो गोवा राज्य है। तो ये आज हम वीडियो अपने यहीं तक रखते हैं। तो बाकी वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के लिंक को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो में एक सकारात्मक कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, और इसमें हम क्या बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं, और आपको किस सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।